हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है कि क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का ये जो है चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। ठीक है, जिसमें मैंने पहले पार्ट में आपको क्या बताया था। पहले पार्ट में मैंने आपको यहाँ पर बताया था बार्टर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सट्टा पद्धति। क्या बोलते हैं जी, सट्टा पद्धति, बार्टर सिस्टम। ठीक है, सट्टा पद्धति। यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे होता है गुड्स का एक्सचेंज। क्या होता है, गुड्स का एक्सचेंज, वस्तुओं का क्या होता है यहाँ पे, एक्सचेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे मनी का कोई रोल होता है, तो यहाँ पे मनी का रोल तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यही होता है। और बार्टर सिस्टम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है डुअल साइड ऑफ कॉन्सिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि, और उसको मैंने एक फिगर से डिटेल में समझाया था। तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, उसके बाद ही ये पार्ट सेकंड देखें, क्योंकि ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि हम क्या है कि इस समय मुद्रा की हमको क्या पढ़नी है, अलग अलग स्वरूप पढ़ने हैं। जो आधुनिक स्वरूप है वो क्या क्या है। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम इस वाले फिगर पे जाते हैं। ठीक है, इस वाले फिगर पे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कॉइन है, लिखा है अर्ली पंच मार्क कॉइन। इनको हम आहत सिक्के कहते हैं। तो आज से करीब 2500 साल पहले जब हम पीछे जाएं तो हमको क्या दिखते हैं, ये आहत सिक्के दिखते हैं। ठीक है, इनका देखो शेप वगैरह कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, बहुत ही ये सर्कुलर नहीं है। एक ये देखो कुछ लग रहा है आपको ना, इलांगेटेड टाइप का कॉइन्स लग रहा है। फिर उसके बाद गुप्ता कालीन में देखते हैं, तो ये गुप्ता कालीन के कॉइन्स हैं ये दोनों। ठीक है, और ये गुप्ता कॉइन्स है। तो और आपको पता ही होगा कि आप हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि गुप्ता पीरियड में ही सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। गॉट इट। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आया, तो उस समय हमने क्या देखा, तो तुगलक ने ही कुछ कॉइन्स वगैरह इशू किए, जो कि कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर तरीके के हैं। फिर अकबर यानी मुगल डायनेस्टी ने भी अपने कुछ कॉइन इशू किए। तो ये देखिए ना, इस कॉइन पे कुछ लिखा हुआ है उर्दू में। ठीक है, तो इसको हम गोल्ड मोहर कहते थे, फ्रॉम अकबर रेन, यानी कि अकबर के शासनकाल में इन्होंने कुछ कॉइन वगैरह ये इशू किया था, जिसको गोल्ड मोहर कहा जाता था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि हम 1940 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तो उसके बाद का जो हमारा सिक्का वगैरह है ये सब चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन बात यहाँ आके ख़त्म नहीं होती है मित्रों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आज हम डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास और भी फॉर्म ऑफ मनी आ चुके हैं। ये तो हो गया। अब हमारे पास जैसे तो क्या है, पेपर नोट तो ही है, पेपर करेंसी। आप 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट तो देख ही रहे हैं, तो उनको हम पेपर नोट बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अपने पास क्या है, प्लास्टिक है। क्या है, प्लास्टिक करेंसी। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सी करेंसी है, तो प्लास्टिक करेंसी आपकी कुछ नहीं होती है। आप लोग एटीएम यूज़ करते हैं ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप एटीएम मशीन में जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हैं, और आप क्या करते हैं, उसको उसमें इंसर्ट करते हैं, और कैश आपका वहाँ से बाहर रिसीव हो जाता है। आप वहाँ से कैश अपना कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक करेंसी बोला, तो जी हाँ बिल्कुल, डेबिट कार्ड आपका किसका बना होता है, प्लास्टिक का, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का। तो ये इसी का हो गया प्लास्टिक कार्ड। लेकिन अब उससे एक कदम और आगे जाते हैं, तो आता है आपका क्या, यूपीआई। क्या आता है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब इसमें कैसे वर्क होता है, इसमें सिंपल सा वर्क यही है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, क्या है, बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट से क्या है, आपका आधार लिंक है। क्या लिंक है, आपका आधार कार्ड लिंक हो चुका है, और आपका आधार कार्ड अब आपके मोबाइल नंबर से लिंक है। इस तरीके से यूपीआई है। ठीक है, इसको बोला जाता है जैम। क्या बोलते हैं हम इसको, जैम बोलते हैं, जन धन आधार मोबाइल योजना। मिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था, 2015 के आसपास ये लागू हुई थी। ठीक है, तभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे अकाउंट खोले गए। ठीक है, आधार कार्ड उसमें जो है सेटअप कर दिया गया, मोबाइल नंबर भी सेटअप कर दिया गया, और आज हम देखो घर बैठे बैठे यूपीआई वगैरह करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अलावा भी हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे बता दिया है। ठीक, अब हम आगे कहाँ चलते हैं, एक एक बार पैराग्राफ रीड करने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि वी हैव सीन दैट मनी इज
सम टाइम दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। पता है कि लेन देन में, अर्थव्यवस्था की लेन देन में क्या है, मनी क्या है, एक विनिमय का साधन है कि है, बिल्कुल है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज एज अ मनी। जब कॉइन नहीं था तो कॉइन नहीं होता था, तो हम लोग वहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते थे एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल ये बता रहे हैं कि अर्ली एज में यानी कि पुराने समय में हम देखते हैं तो इंडियंस ने क्या है, ग्रेन्स और कैटल को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी माना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वैदिक काल में अगर हम हड़प्पा देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं, तो वहाँ पे सील्स क्या है, वहाँ पे सील्स यानी जो मोहर होती थी, क्या मोहर सील्स होती थी, जो एक स्टोन होता था, स्टेलाइट स्टोन, उससे बनाई जाती थी। तो वहाँ पे सील्स जो है वो इस्तेमाल की जाती थी एज अ मनी। ठीक है, एज अ मनी। फिर हम जब आते हैं वैदिक कल्चर में आते हैं, ठीक है, वैदिक काल में आते हैं, तो यहाँ पे काऊ को क्या है, काऊ को हमने जो है क्या ट्रीट किया है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये इसी की बात कर रहे हैं। थोड़ा वहाँ पे एलोबरेट नहीं था तो मैंने यहाँ पे एलोबरेट कर दिया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, आपके लिए इजी बना दिया। उसके बाद बहुत सारे महाजनपद, 16 महाजनपद थे, फिर हर महाजनपद में राजा महाराजा हुए, और राजा महाराजा हुए फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, लेड वगैरह के कॉइन इशू हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करने हैं, हमको ये बात करनी है, हमको करेंसी, क्या बात करनी है, करेंसी। तो यहाँ जहाँ मैंने बॉक्स किया है, तो अगर आपसे पूछे कि करेंसी क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट और कॉइन्स। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज़ करेंसी, तो बोलिए सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास पेपर नोट्स और प्लस जो भी सिक्के होते हैं, इनको मिला के बोलते हैं करेंसी। गॉट इट। ठीक, अब हम इसके इस पैराग्राफ में जो मैंने बताया था कैटल वैटल ये सब उसी में है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है वहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को हमने क्या क्यों जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके रखा हो। तो इसका सिंपल आंसर एक आपको एक पॉइंट यहाँ भी मिल गया कि इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि करेंसी क्या होती है, करेंसी क्या होती है, लीगल टेंडर मनी होती है, यानी कि सरकार के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा वो पैसा। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, आप उसको डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसका डिनाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या है, अपराध करते हैं, आर्थिक तरीके का अपराध हुआ। ठीक है, और जिसकी वजह से आपको क्या है, कुछ ना कुछ दंड मिल सकता है। और ये सब काम करता कौन है, तो यानी कि करेंसी इशू करने का काम करता है कौन है भारत में, तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो हमारे पास पेपर नोट है और करेंसी कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, देखो आरबीआई का एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934। तो इसको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या है, इसी एक्ट के थ्रू पावर मिली है कि जितने भी पेपर करेंसी हैं, ठीक है, पेपर नोट हैं, और आपके जितने भी कॉइन्स हैं, इशू करने का काम कौन देखता है, आरबीआई देखता है। इसके अलावा कोई भी बैंक पेपर नोट इशू नहीं कर सकता, कॉइन्स इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे एसबीआई भी क्या है, गवर्नमेंट है बट ये नहीं कर सकता है। पीएनबी गवर्नमेंट है, नहीं कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, आपका गवर्नमेंट है लेकिन नहीं कर सकता है जो है। उसके बाद आपका एचडीएफसी बैंक है, प्राइवेट है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक, समझ में आया होगा आपको, ये क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी वही सब जो मैंने बताया है ये सब लिखा, देखो वर्ड लिखा ना, लीगली। लीगली मतलब होता है क्या, लीगली मतलब होता है वैधांतिक, यानी कि क्या है, ये न्याय संगत है। ठीक है, तो उसी को हम लीगली बोलते हैं। ठीक, अब लिखा है यहाँ पे डिपॉजिट विद बैंक, क्या लिखा है, डिपॉजिट विद बैंक, यानी कि बैंक में आप क्या है, जमा भी कर सकते हैं। जमा पूंजी करते हैं ना, जैसे कुछ लोग कहीं जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो सैलरी अपना जो है क्या करते हैं, वो कलेक्ट कर रहे, अपना एक अकाउंट ओपन करवाते हैं अपने नाम का, और ले जाके उस अकाउंट में क्या है, पैसा जमा कर देते हैं, जमा कर देते हैं जी, बिल्कुल कर देते हैं। तो बैंक उनको क्या देता है रिटर्न में, बैंक उनको उनके पैसे पर इंटरेस्ट देता है, यानी ब्याज देता है। क्या देता है, ब्याज देता है। तो इनको पैसा भी मिल जाता है, यानी कि पैसे के ऊपर पैसा कमाते हैं। ठीक,
तो ये पूरा यही डिपॉजिट होता है। तो ये बेसिक काम है। तो डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि आप बैंक के पास गए, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कैश था, एक्स्ट्रा मनी था, आपने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। लेकिन बैंक में ऐसे थोड़ा डिपॉजिट होगा, बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो बैंक में 2-3 नेचर के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है जैसे सेविंग अकाउंट, बचत खाता होता है, फिर कारपोरेट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट जिसको चालू खाता कहा जाता है। ठीक है, 2-3 तरीके के अकाउंट होते हैं। तो आप अपनी पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन करवा सकते हैं। तो अमूमन ज़्यादातर लोग बचत खाता ही खुलवाते हैं। ठीक, बिजनेस क्लास वगैरह वाले जो है वो करंट अकाउंट या आपका कारपोरेट अकाउंट ओपन होता है। अब यहाँ पे उस ले जाएगा, अपनी सैलरी बैंक में डालेगा, बैंक वाले उसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो डिपॉजिट्स बस यही है और इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिमांड डिपॉजिट्स। सिंपल सी बात है, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है जैसे मैंने तुरंत ही पैसा मान लो 10,000 डाला और मैं एक आधे घंटे बाद गया 10,000 पूरा निकाल लिया। ठीक है, तो ये डिमांड है क्योंकि मैंने डिमांड किया ना किससे, बैंक से, कि मेरा पैसा तुरंत दो। तो ये डिमांड डिपॉजिट है। क्या यहाँ पे कोई टाइम टाइम का इशू है? नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं है। तो डिपॉजिट दो तरीके की होती है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है और एक आपका टाइम डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट्स में क्या होता है कि आप बैंक में ही ले जाके अपना पैसा क्या है स्टोर करेंगे। लेकिन उसमें रीज़न क्या होगा कि पैसा आप बैंक आपको फिक्स कर देगा, एक बॉन्ड साइन करवाएगा कि ये पैसा आप 1.5 से 2 साल के बाद ही अब निकाल पाएंगे। उसके पहले अगर ये पैसा आप निकालेंगे तो आपको सम अमाउंट ऑफ पेनाल्टी जो है वो पे करना पड़ेगा। गॉट इट। अब यहाँ पे एक डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में और पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़। इट इज़ अ फैसिलिटीज़ विच लेंड्स इट द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो भी क्या है, ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है, कहीं पे कोई इशू नहीं है। अब लिखा है यहाँ पे चेक पेमेंट्स। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे चेक पेमेंट्स। तो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज चेक। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज चेक, तो चेक की डेफिनेशन यहाँ से आप बता सकते हैं कि अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम पर्सन अकाउंट टू पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज सपोज एक पर्सन है ए, ठीक है, और एक पर्सन है बी। ठीक, ए क्या है, ए क्या है, बिजनेसमैन है। क्या है, ए क्या है, बिजनेसमैन है। और बी क्या है, इस बिजनेसमैन के यहाँ काम करता है, यानी क्या है, ये एक एम्प्लॉय है। क्या है, ये एक एम्प्लॉय है। ठीक है, अब एम्प्लॉय है तो हर महीने सैलरी चाहिए। इस बिजनेसमैन के पास क्या है, एक चेक बुक होती है। क्या होती है जी, चेक बुक होती है, फिगर में आप देख लेंगे। ठीक, चेक बुक होती है। उस चेक बुक के मान लो इसकी सैलरी है 50,000 पर मंथ। कितनी है, 50,000 पर मंथ। ठीक है, तो इस चेक बुक किसके पास है, बिजनेसमैन के पास है। तो ये बिजनेसमैन अपनी चेक बुक निकालेगा और किसको पेमेंट करना है, बी को। तो बी का नाम उस चेक पे लिखेगा और वो बी को दे देगा। अब बी का मान लो इस बिजनेसमैन का अकाउंट मान लो पीएनबी बैंक में था। किस में था, पीएनबी में था। ठीक, और इस बी का अकाउंट मान लो एसबीआई में था। ठीक, अब ये पीएनबी का चेक एसबीआई में कैसे चलता है, तो इसमें वो काम होता है, एक पोस्ट होती है बैंक में, तो वो खाली चेक का ही काम आदान प्रदान करती रहती है, एक्सचेंज करती है। ठीक है, चेक कलेक्शन करके उसको एक्सचेंज करती है। तो वो चेक जैसे ही क्या है, अब मेरा अकाउंट का है एसबीआई, तो मैं जाऊँगा एसबीआई में दे दूँगा। अब एसबीआई वालों का काम है कि उसको चेक की मैचिंग करवाना, बराबर उसकी इंक्वायरी होने के बाद सब कुछ सही रहेगा तो 10 से 12 दिन के अंदर क्या है, पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, तो यही होता है चेक। तो ये भी क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है। बिल्कुल, ये भी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या दूसरे फॉर्म की करेंसी है। तो एक बार हम रिकैप करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि सबसे पहले हम एंशिएंट टाइम में देखते हैं। तो एंशिएंट टाइम में हमने क्या देखा, एंशिएंट टाइम में हमने देखा कि यहाँ पे अर्ली पंचमार्क कॉइन हुआ। ठीक, उसके बाद फिर गुप्ता कालीन में सिक्के आए, फिर हम तुगलक के सिक्के देखे, फिर यहाँ पे हमने अकबर टाइम के सिक्के देखे, फिर आज़ादी के बाद ये सिक्के देखे। उसके बाद मैंने बताया था कि प्लास्टिक मनी, क्या बताया था, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में मैंने बताया था डेबिट कार्ड, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड। तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम में लेके जाते हैं, आप इंसर्ट करते हैं, आप पासवर्ड डालते हैं और आप पैसा निकालते हुए क्या है, मुस्कुराते हुए जेब में रख के
वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। एक कदम और आगे निकलते हैं तो हो गया यूपीआई। आज प्रेजेंट टाइम में देखिए ना, हम लोग सीधा यूपीआई भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको यूपीआई को बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसमें बस ये तीन एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है कि अकाउंट आपका लिंक होता है आधार से और आधार आपका लिंक होता है मोबाइल नंबर से, ये भी। ठीक है, तो ये बहुत आजकल प्रचलन में है और आप इसमें दो ही फ़ायदा, एक तो मोबाइल नंबर से भी डाल के भेज सकते हो, दूसरा आप बार कोड स्कैन करके भी भेज सकते हैं। तो आई होप मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इश्यू होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ हमें जो है हमारी जीमेल आईडी पर कॉल मतलब मैसेज डाल सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है vkm5222@gmail.com। तो इस पे आप हमें कोई भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ठीक, वीडियो देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप जीमेल पे दीजिए। थर्ड पार्ट इसका रिसेंट फिर अपलोड करूँगा मैं। तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से मन लगाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।